पहला पूर्ण कंप्यूटर था एनियाक, जिसको बनाया गया था 1946 में। ई का होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक, तो इलेक्ट्रिकल सभी में, इलेक्ट्रॉनिक है, ये कट जाएगा। इलेक्ट्रिकल में कहा जाता है निर्वात नली, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है, इसी का प्रयोग किया गया था। निर्वात नली कहने का मतलब जो पुराने समय में येलो कलर के जलने वाले जो बल्ब थे 90 और 60 वाट के आते थे, इसी प्रकार का ये जो बल्ब है इसको कहा जाता है निर्वात नली। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसी का प्रयोग किया जाता था। इसके निर्माण करता थे जॉन फ्लेमिंग। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा एस इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जान रहे होंगे कि अभी वर्तमान में हॉस्टल वार्डन का पद जो 300 पद है वो आने वाला है। विगत जो है 1 वीक में जो है यह पद रिलीज़ हो जाएगा। इसके अलावा 260 पद उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला टेक्नीशियन का, इसके अलावा 33,000 पद जो है सहायक शिक्षक वर्ग 2 और 3। तो हॉस्टल वार्डन में दोस्तों आपको पता होगा कि 50 प्रश्न कंप्यूटर से आते हैं, जिसमें क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 या डेटा एंट्री ऑपरेटर, यह भी पद लगभग 700 या 800 पद पेंडिंग है CSPDCL विभाग में, यह भी आ सकता है। इसके अलावा ठीक है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन जो बताया, तो हॉस्टल वार्डन में कहा जाए तो 50 प्रश्न कंप्यूटर से। सहायक ग्रेड 3 में यहाँ भी लगभग 30, 40 या 50 अलग अलग विभाग में अलग अलग, ठीक है, तो इतना बड़ा वेटेज इसका रहता है। सहायक शिक्षक वर्ग 2 और 3 में 10 प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, और प्रयोगशाला टेक्नीशियन में 20 प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सामान्य जानकारी यही लिखा रहता है, तो इसी पर आधारित मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये प्रश्न पूर्ववर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप MCQ पढ़ने के साथ ही MCQ बनाते चलेंगे तो आपकी तैयारी को और मजबूती मिलेगी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके आंसर को एनालिसिस भी करेंगे, जिससे इसके पूरे डिटेल के बारे में हम जान सकते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्न बनाते चलते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा विभिन्न प्रकार के काम को एक ही समय में संपन्न किए जाते हैं, इसे कहा जाता है। पहला ऑटोमेशन, दूसरा डेलीगेंस, तीसरा वर्सेटिलिटी और चौथा उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शब्द हैं ये टेक्निकल शब्द हैं और ज़रूरी नहीं है कि इसका हिंदी वर्जन दे, दोनों तरफ इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, तो आपको इन शब्दों को याद रखना है। तो इसका आंसर होगा वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी कहने का मतलब होता है विविधता, विविधता, अर्थात कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कामों को एक ही समय में करने में क्या रहता है, सक्षम रहता है, और इसी प्रॉपर्टी को वर्सेटिलिटी या विविधता के नाम से जाना जाता है। ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वर्सेटिलिटी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर कौन से कार्य नहीं कर सकता? पहला टेक्स्ट कॉपी, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा अंडरस्टैंडिंग और चौथा स्टोरिंग। तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट कॉपी करने का काम कंप्यूटर का होता है, हालांकि यह बेसिक काम नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। दूसरा प्रोसेसिंग, प्रोसेसर करता है, और स्टोर करने का काम भी होता है, तो आपका आंसर होगा क्या, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, इसी को IQ कहा जाता है, और सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो कंप्यूटर हमारे द्वारा बताए गए काम को करने में सक्षम होता है, लाखों बार करने में सक्षम होता है, लेकिन खुद दिमाग लगाने में सक्षम नहीं होता, सोचने समझने में सक्षम नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, अंडरस्टैंडिंग। चलिए अगला प्रश्न, आराम से बनाते चलेंगे एक एक ऑप्शन को। जब भी आप OMR में आंसर करें तो प्रत्येक ऑप्शन को पहले आराम से देख लें, अच्छे से समझ लें, और उसके बाद OMR में आपको टिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो
पहला है सीपीयू, दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आप अगर इसमें जो है चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तो आप सीपीयू को लगा के आ जाएंगे, जो कि क्या है, गलत है। सीपीयू भी है और सीपीयू को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है दोस्तों। तो ए और बी दोनों सही है, तब आपका आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए सभी ऑप्शन को देखना है और उसके बाद में जो है ओएमआर में टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, यह आया हुआ प्रश्न था। तो डेटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, डेटा को आउटपुट में बदलना। ऑप्शन सी, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। और चौथा है डेटा को उपयोगी बनाना। तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों, प्रोसेसर जो है डेटा को, जो इनपुट यूजर के द्वारा दिया गया इनपुट रहता है, उसको आउटपुट में बदलता है। कुल मिलाकर आउटपुट नहीं लेना है आपको, लेना है क्या, डेटा को उपयोगी बनाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम है। ठीक है, पहला है सेंट्रल प्रोसेस यूनिटी, ऐसा लिया है। दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिफॉर्म। तीसरा सेंट्रल प्रोसेस्ड यूनिट। चौथा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको पहले देखना है सी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल। तो सभी में अंडरलाइन कर लीजिए, सेंट्रल सभी में है। दूसरा पी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेसिंग। तो अब इसमें प्रोसेस है तो ये ऑप्शन गलत। प्रोसेसिंग इसमें है, देखेंगे। प्रोसेस्ड ये भी ऑप्शन गलत। और ये आपका प्रोसेसिंग, मतलब अब दोनों। अब तीसरा यू मतलब क्या होता है, यूनिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इस प्रकार से आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, याद में रखिएगा। चलिए अगला, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, पहला मार्क 1, दूसरा एनियाक, तीसरा यूनिवेक, चौथा एबीसी। तो विश्व का पहला पूर्ण कंप्यूटर था एनियाक। एनियाक, जिसको बनाया गया था 1946 में। ठीक है, एकर्ट और मुचली, इन्हीं के द्वारा 1946 में जब विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तो सेना और हथियारों से संबंधित डेटा को स्टोर करके रखने के लिए इसी इनियाक कंप्यूटर को बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी फुल फॉर्म भी आता है, तो आपको इसको याद में रखना है। और किस देश के द्वारा बनाया गया था बोलेंगे तो अमेरिका। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, याद में रखना है। चलिए अच्छा, इसमें अब मार्क 1, यूनिवेक और एबीसी, यहाँ से भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो आपको बताना है एबीसी का पूरा नाम क्या है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंच कार्ड का आविष्कार कब किया गया था। पहला 1832, दूसरा 1932, तीसरा 1868, चौथा 1968। तो ये डेटा पर आधारित प्रश्न है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1832। हरमन होलार्थ, इन्होंने जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया था 1832 में। और इसी पंच कार्ड का प्रयोग डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने में काम किया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन में, याद रखिएगा। तो पंच कार्ड के आविष्कारक थे हरमन होलार्थ। 1832 इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त एडसेक का पूर्ण रूप है। तो एडसेक में ई का होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ई का होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल सभी में है, इलेक्ट्रॉनिक है ये कट जाएगा, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तीनों में।
दूसरा डी का है डिले, डिले इन दोनों में है, ये गलत है, ठीक। तीसरा है आपका स्टोरेज, स्टोरेज दोनों में है। चौथा है ऑटोमेटिक, इसमें भी ऑटोमेटिक है। तो लास्ट है कैलकुलेटर या कंप्यूटर, तो सी का पूर्ण रूप होता है क्या, कैलकुलेटर, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडसेक का पूर्ण रूप। चलिए आगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी मतलब जब कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया तो एक है आपका जनरेशन के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें प्रथम जनरेशन के, द्वितीय जनरेशन के, तृतीय, चतुर्थ और पंचम जनरेशन के। तो 1946 से 1954 तक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, और इस समय इनियाक का, एडवेक का, यूनिवेक का सभी का आविष्कार किया गया था। तो ये सभी जो हैं आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी, ठीक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के ये सभी भी क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ये उपरोक्त सभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऊपर के तीनों आंसर क्या हैं, सही, ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है दोस्तों। तब आपको उपरोक्त सभी करना है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, एक और आपको सूचना देना चाहूँगा कि अभी जो है हमारी इंस्टीट्यूट में, शिक्षा इस इंस्टीट्यूट में सभी कोर्सेज़ के लिए, चाहे पीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे प्री मेंस कम्बो हो, या सीजीपीएससी मेंस हो, या व्यापम हो, इसमें अप टू 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट डेट कब है, 29 फरवरी, ठीक है। तो जो भी इच्छुक हैं वो अपना यहाँ पर आकर स्थान रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3, ठीक है, और साथ ही साथ सीजी टेट या सी टेट, इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की क्लासेस, ये जो है आपका 26 फरवरी से इसकी नई बैच स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर विशेष विषय विशेषज्ञों के द्वारा इसकी क्लास ली जाएगी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बाल विकास, पेडागॉगी, ठीक है, ये जो है पढ़ाया जाएगा। तो नई बैच है, इसकी शुरुआत होगी कब, 26 फरवरी से, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा देखिए आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से शिक्षा इस इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा ऐप है। जो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं और प्रतिदिन यहाँ आके क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, ठीक है, जो आप ऐप के माध्यम से कई बार आप आसानी से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दिन हम डेमो देते हैं, डेमो में देखिए, और क्लास पसंद आया तो आप क्लास अटेंड जरूर कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। चलिए अगला है आपका अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क या उसी को कहते हैं सीडी। सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो पहला ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, दूसरा है तीसरी पीढ़ी, तीसरा है चौथी पीढ़ी, और चौथा है पांचवी पीढ़ी। तो सीडी का प्रयोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, इसके निर्माण करता थे। तो वैक्यूम ट्यूब के निर्माण करता थे जॉन फ्लेमिंग, याद रखिएगा, ठीक। वैक्यूम ट्यूब हिंदी में कहा जाता है निर्वात नली, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है, इसी का प्रयोग किया गया था। निर्वात नली कहने का मतलब जो पुराने समय में येलो कलर के जलने वाले जो बल्ब थे 90 और 60 वाट के आते थे, इसी प्रकार का ये जो बल्ब है इसको कहा जाता है निर्वात नली। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसी का प्रयोग किया जाता था, इसके निर्माण करता थे जॉन फ्लेमिंग, ठीक है। नया प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है, देख लीजिएगा। अगला है माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाली प्रसिद्ध प्रथम कंपनी थी। तो 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। कब? 1971 में, जिसका नाम था इंटेल 4004, ठीक है दोस्तों। ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम था, ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी थी, और ये उसका समय कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिए, सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है। ठीक है, तो हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं, हम सुपर कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं, हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर के बारे में नहीं सुनते। ठीक है, तो सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है आपका? एनालॉग कंप्यूटर। ये व्यापम में, ठीक है, पूछा गया क्या था? प्रश्न था। ठीक, तो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक जो राशियां हैं, ताप, दाब, द्रव्यमान आदि को मेजरमेंट करने के लिए जो है यह कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यह भी जो है, देखिए यह जो प्रश्न है यह भी व्यापम में पूछा गया था। अब मैं सभी में यह नहीं लिख सकता कि सभी जो है व्यापम में आया था, बहुत सारे प्रश्न जो है व्यापम में पूछे गए थे। ठीक है, तो फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो याद रखें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है पहला मौसम विभाग में, ठीक, दूसरा परमाणु विभाग में, तीसरा अंतरिक्ष विभाग में और चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। सुपर कंप्यूटर की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सामान्य कंप्यूटर से सबसे तेज होती है और त्वरित आंसर लेने के लिए ही बड़े बड़े जो विभाग हैं यहाँ पर इसी प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मौसम विभाग मिहिर है, प्रत्यूष है, ठीक है, इसके अलावा इसरो के द्वारा सागा 220, ठीक है, और बहुत सारे सुपर कंप्यूटर ये अलग अलग विभाग के द्वारा अलग अलग बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी विभाग में किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है बोलेंगे तो सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई है। तो जैसा कि मैंने बताया था सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर की जो स्पीड है उसी के नाम से जो है वह सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो इसकी स्पीड मापी जाती है, पहला फ्लॉप्स, दूसरा मेगा फ्लॉप्स, तीसरा पेंटा फ्लॉप्स, चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। शुरू में जो कंप्यूटर आए थे सुपर कंप्यूटर, उसमें जो है उसकी स्पीड जो है फ्लॉप्स में, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। एम फ्लॉप्स का होता है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, और पेंटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यहाँ पर एम का मेगा है, ठीक, और पी का पेंटा है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है। तो किसी किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है। तो याद रखिएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें से किस सुपर कंप्यूटर को सीडेक ने नहीं बनाया है? सीडेक, ठीक है, इसकी इस संस्था की, ठीक है, का मुख्यालय जो है पुणे में है, ठीक है, और इसके द्वारा सुपर कंप्यूटर की सीरीज बनाई गई थी। इसमें परम युवा है, परम प्रवेगा है, परम ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा, लेकिन परम शिवा इस नाम से जो है इसने सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा नहीं है, इसलिए परम शिवा। ओके, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए आप किस बटन का प्रयोग करेंगे? आप देखे होंगे मॉनिटर में यहाँ पर स्टार्ट लिखा रहता है, इसी को कहते हैं स्टार्ट मेनू, ठीक है, और ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप कहते हैं। इधर जो है जो भी आप मिनिमाइज़ किए रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर को बोलते हैं क्विक लॉन्च, ठीक है। तो इसी स्टार्ट मेनू को ओपन करने का शॉर्टकट की पहला विंडो बटन, दूसरा शिफ्ट प्लस विंडो, तीसरा कंट्रोल प्लस विंडो और चौथा एंटर बटन। तो यहाँ पर आंसर होगा विंडो बटन। इस प्रकार से एक बटन रहता है जिसमें कुछ डायग्राम टाइप का बना रहता है, इसी को कहते हैं क्या? विंडो बटन। ये कीबोर्ड के नीचे की ओर रहता है दोस्तों, स्पेस बार के बगल में, याद रखिएगा, ठीक है। दो विंडो बटन रहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, एक बार टैब बटन दबाने पर कितने स्पेस आगे बढ़ सकते हैं? तो एक बार टैब बटन दबाते हैं, एक टैब बटन रहता है, TAB लिखा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से टैब बटन दबाने पर 5 ब्लैंक स्पेस इतना जगह जो है ये टैब बटन लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या?
5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कैड या कैम में किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है? पहला ऑप्टिकल माउस, दूसरा ट्रैक बॉल, तीसरा लाइट पेन और चौथा उपरोक्त सभी। तो कैड कैम, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो कैड कैम एक सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, जिसका प्रयोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में होता है। जो भी आर्टिकल बनाते हैं उस आर्टिकल के डिज़ाइन बनाने के लिए, और उसके लिए जो इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है वहाँ पर एक अलग प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। वह कौन सा होता है? ट्रैक बॉल। और इस ट्रैक बॉल की खासियत है दोस्तों, जैसे माउस में आजकल तो लेज़र माउस आता है, लेकिन लेज़र माउस के पहले जब मैकेनिकल माउस आता था तो माउस के नीचे में एक बॉल लगा रहता था। उसी बॉल के मूवमेंट के अनुसार जो है पॉइंटर एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता था? मूव करता था। लेकिन ट्रैक बॉल में दोस्तों यहाँ पर जो बॉल लगा रहता है ये ऊपर की ओर रहता है, इसकी यह खास बात है। तो यही प्रश्न आ सकता है, ट्रैक बॉल में बॉल नीचे की ओर रहता है या ऊपर की ओर? तो याद रखिएगा बॉल जो है यहाँ पर ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्कैनर की गुणवत्ता मापी जाती है। ठीक है, तो स्कैनर सबसे पहले याद रखिएगा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका आंसर होगा पहला पिक्सल पर मीटर, दूसरा डॉट्स पर सेंटीमीटर, तीसरा पिक्सल पर इंच, चौथा डॉट्स पर इंच। तो इसका आंसर होगा पिक्सल्स पर इंच। पिक्सल किसे कहते हैं? तो मॉनिटर या जो आप बोर्ड अभी देख रहे हैं, इस बोर्ड में यह जो बोर्ड है ये बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले प्राप्त कर रहे हैं ये बहुत ही बारीक बिंदुओं से मिलकर आपको दिखाई दे रहा है। इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल। और इसी से बना है दोस्तों मेगा पिक्सल, जो कैमरे की क्वालिटी को बताता है, मेगा पिक्सल। ठीक है, तो पिक्सल पर इंच स्कैनर की गुणवत्ता को मापने वाली क्या है? इकाई है। एक इंच में, एक वर्ग इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उस स्कैनर की पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। MICR में I का पूर्ण रूप है। तो MICR यह एक स्कैनर होता है जो बैंकिंग में यूज होता है दोस्तों। बैंकिंग में जो हम चेक यूज़ करते हैं, इस चेक में आप देखे होंगे नीचे की ओर कुछ डिजिट लिखा रहता है, जिससे चेक नंबर या चेक के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसमें जो है मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। इसी मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक में लिखे गए कैरेक्टर को रीड करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर I का पूर्ण रूप क्या है? इंक है, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कंप्यूटर के मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? पहला CRT, दूसरा TFT, तीसरा VDO, चौथा VDU। ठीक है, तो आंसर होगा VDU। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, VDU कहते हैं भाई मॉनिटर को, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है मॉनिटर का अन्य नाम है। अगला, टोनर का प्रयोग किस प्रकार के प्रिंटर में होता है? पहला इंकजेट, दूसरा थर्मल, तीसरा लेजर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटर में प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए जो इंक या पाउडर का जो बॉक्स होता है उसे ही क्या कहते हैं? टोनर कहते हैं। और टोनर का प्रयोग होता है इसमें लेजर में, और यह टोनर जो है इसमें पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है पाउडर का, पाउडर फॉर्म में रहता है इंक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
यह करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, फिर नहीं है आ गया तो आपको अंडरलाइन करना है। पहला डॉट मैट्रिक्स, तो डॉट मैट्रिक्स में एक बार में एक करेक्टर रीड होता है तो यह करेक्टर प्रिंटर है। डेजी व्हील, इसमें भी एक बार में एक करेक्टर रीड होता है तो यह भी आपका करेक्टर प्रिंटर है। गोल्फ बॉल प्रिंटर, इसमें भी एक बार में एक करेक्टर प्रिंट होता है, इसीलिए यह भी करेक्टर प्रिंटर है। कहने का मतलब करेक्टर प्रिंटर उसे कहेंगे जो एक बार में एक करेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है। तो ये सभी एक बार में एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं, तीनों क्या है, करेक्टर प्रिंटर है। तो आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नहीं रहेगा तो आपको याद रखना है, ये भी ऑप्शन रहता है, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इसको भी आपको याद में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। CMY के किस प्रिंटर को कहा जाता है? ठीक है, पहला इंकजेट, दूसरा थर्मल, तीसरा लेजर, चौथा सभी। तो इंकजेट प्रिंटर को ही CMY के प्रिंटर कहा जाता है। CMY के में C का होता है श्यान, M का होता है मैजेंटा, ये कलर है दोस्तों। ठीक है, Y का अर्थ होता है येलो, जो मैं लिख रहा हूँ फॉन्ट। ठीक है, और K का अर्थ होता है की कलर। ये 4 कलर का प्रयोग किया जाता है और इससे बहुत सारे और कलर बनाए जाते हैं। तो इन्हीं कारणों से इसे CMY के प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर, पहला पैराग्राफ प्रिंटर, दूसरा पेज प्रिंटर, तीसरा लाइन प्रिंटर, चौथा सभी। तो इंकजेट प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर। देखिए प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऐसे प्रिंटर जो एक बार में करेक्टर प्रिंट करते हैं उसे करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं उसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। और जो एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं, लेजर प्रिंटर या पेज प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर एक क्या है, लाइन प्रिंटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। मिडी का संबंध है, तो देखिए मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। कहने का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट करके आवाज़ सुनने की टेक्नोलॉजी ही क्या है, मिडी है। जैसे आप देखे होंगे गिटार से निकली आवाज़ को स्पीकर में सुनने के लिए हम गिटार को इसी मिडी से जोड़ेंगे। ये पॉइंट रहता है मिडी में, तो गिटार जो है एक पॉइंट से जुड़ेगा और दूसरे पॉइंट में क्या रहेगा आपका स्पीकर, जहाँ से गिटार से निकली हुई आवाज़ यहाँ से क्या होगी, निकलेगी। तो यही जो है इंटरफेस का जो काम करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, उसे ही कहते हैं मिडी। तो मिडी का संबंध किससे है, आवाज़ से है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। डिस्प्ले के आधार पर मॉनिटर के कितने प्रकार हैं? देखिए मॉनिटर को अलग अलग भागों में हम पढ़ते हैं। डिस्प्ले के आधार पर मॉनिटर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है मोनोक्रोम, दूसरा होता है ग्रे स्केल, और तीसरा होता है कलर। मोनोक्रोम मॉनिटर में ठीक है 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। मतलब जो पुराने समय के टीवी थे वो किस प्रकार के थे, या मॉनिटर थे किस प्रकार के थे, मोनोक्रोम थे। मोनोक्रोम को ही कुछ और मॉडिफाई करके ग्रे स्केल बनाया गया था। ठीक है, ये ग्रे शेड में डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें आप देखे होंगे लैपटॉप या एक्सरे मशीन में जो आपका एक्सरे प्रिंट आउट प्राप्त होता है वो ग्रे स्केल का होता है। ठीक है, उसमें ग्रे शेड में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। और तीसरा जो कलर मॉनिटर है, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के कलर में, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो है 3 कलर होता है, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से 16 से लेकर 16 लाख
16 से लेकर 16 लाख तक हमें कलर प्राप्त हो सकता है, डिस्प्ले प्राप्त हो सकता है। तो मॉनिटर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, एक बार आ चुका है। मोनोक्रोम में कितने कलर का प्रयोग किया जाता है? इसे एक रंगी कहा जाता है। एक रंगी, मोनो मतलब होता है एक, क्रोम मतलब होता है रंग। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बैक स्पेस, ठीक है, बाएं एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ VED, ठीक है, तो बाएं एक कैरेक्टर, जैसे यहाँ पर आपका पॉइंटर या कर्सर है, तो बाएं एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, और दाएं एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट का प्रयोग करते हैं। डिलीट का डेल लिखा रहता है। लेकिन कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस करेंगे तो ये बाएं का पूरा एक शब्द क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो बाएं का एक पूरा शब्द डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस नामक शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सुझाव होगा, ठीक है, या मेरे द्वारा दिया गया प्रश्न का आंसर आपको अगर पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। और आपके इन लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो है टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर आप करंट अफेयर्स से लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, और ऐसे ही कुछ चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला या संकलन कलेक्शन मैं लेके पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।